बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम्स बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं। जितनी भी बॉडी के अंदर हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि ये एंजाइम किस तरीके से रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। ये जो एंजाइम हैं, इन एंजाइम्स में कुछ ऐसे पोर्स हैं, कुछ कैविटीज हैं। ये जो कैविटीज यहां पर सिंबॉलिकली दिखाई गई हैं, इन कैविटीज में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे OH, COOH, NH2, SH एटसेट्रा। ये फंक्शनल ग्रुप ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शंस में मदद करते हैं। एंजाइम्स और सबस्ट्रेट की रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे एक लॉक एंड की होता है। यहां पर सिंबॉलिकली दिखाया गया है कि ये एंजाइम है और ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट है। जो एंजाइम का यहां पर खांचा दिखाया गया है, जो पिक्यूलियर शेप दिखाई गई है, जो सबस्ट्रेट है उसकी जो कैविटीज है वो एग्जैक्टली एंजाइम के कंप्लीमेंट्री हैं। इससे ये क्लियर हुआ कि ऑल द सबस्ट्रेट कैन नॉट फिट with this enzyme. Only the substrate which has the complementary shape can fit with this enzyme to form the product. जैसे एक पर्टिकुलर ताले को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है, ऐसे ही हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये सबस्ट्रेट एंजाइम कैटलिस्ट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंजाइम के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है which will interact with the substrate molecule. The chemical reactions will take place and thus the product formation will occur. And this way जो product बनेगा that will get detached from this enzyme. And now this enzyme is again ready to catalyze the other substrate molecules. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंजाइम बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। इवन एक मिनट के अंदर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैटालिटिक रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। स्टेप नंबर 1, एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बनाता है, जिसको यहां एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेप में ये जो सबस्ट्रेट है दैट ब्रेक्स अप इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम again becomes ready to catalyze the other substrate molecule. So we will write this is ES complex which will return back the enzyme and the substrate molecule will break up into product. In industrial catalytic process कुछ ऐसे कैटलिस्ट जो कि इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पहला यहां पर लिखा है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो यूज करते हैं आयरन, और जिसमें मॉलिब्डेनम प्रोमोटर होता है। सेकंड है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, जो कि नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो हम इंडस्ट्रियली कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, और इसके साथ जो टेम्परेचर रखते हैं दैट इज 573 K। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस
सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड, और सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए या तो प्लेटिनाइट एस्बेस्टस इस्तेमाल करते हैं या इसके अलावा V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 673 से 723 के टेम्परेचर रेंज में रिएक्शन कैरी की जाती है। नाउ द टॉपिक इज कोलॉइड्स। फर्स्ट विल टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ कोलॉइड। हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है। सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, दे गॉट वेल मिक्स्ड molecules, atoms, ions. These are the particles which uniformly dispersed in the solvent. और अगर हम क्या करें, जैसे सैंड ले लें, उस सैंड को पानी में डालें, जो सैंड के पार्टिकल हैं दे आर बिग, दे आर हैवी। अगर कुछ देर सॉल्यूशन को रखा रहने दें तो जो इसके पार्टिकल्स हैं दैट सेटल्स डाउन, सेडिमेंटेशन टेक्स प्लेस। सो दिस काइंड ऑफ मिक्सचर इज बेसिकली अ सस्पेंशन। चौक अगर पानी में डालें तो क्या बनेगा? सस्पेंशन, विच इज ओपेक, आर पार नहीं दिखाई देगा। द पार्टिकल साइज इज सो बिग। सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स का साइज छोटा है, सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बड़ा है। सॉल्यूशंस बेसिकली ट्रू सॉल्यूशंस जिसमें साइज ऑफ द पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से कम है। इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन देयर लाइज कोलॉइड्स। इसमें जो साइज ऑफ द पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में होता है। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल which has the size between 1 to 1000 nanometer, that is called as colloidal particle, and the solution having this colloidal particle, that solution is called as colloidal solution. ये जो कोलॉइड्स होते हैं, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज है 1 to 1000 नैनोमीटर, इट्स पॉसिबल कि वो साइज सॉल्यूट पार्टिकल का एक ही मॉलिक्यूल का हो। ऑलरेडी द मॉलिक्यूल विच आर इंसर्टेड इन इट ऑफ द कोलॉइडल डायमेंशन, दे आर हैविंग कोलॉइडल रेंज पार्टिकल, जैसे प्रोटीन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, ये इतने बड़े होते हैं कि दे ऑलरेडी आर इन दिस रेंज ऑफ colloidal particle. But in some cases there may be small atom or ions which joins together to form a bigger aggregate of colloidal dimension 1 to 1000 nanometer. colloidal particles सस्पेंशन से बहुत छोटे होते हैं। एक क्यूब का अगर हम 1 सेंटीमीटर साइड लें तो उसका कितना एरिया होगा? हर एक साइड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सो इट्स सरफेस एरिया विल बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको यहां से कट करें तो दो हमें नई सरफेस मिल जाएंगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। और अगर हम इसको कट करते चले जाएं, कहने का मतलब एक क्यूब को अगर हम 10 की पावर 12 क्यूब्स में कट कर दें तो सरफेस एरिया विल इंक्रीज टू दैट एक्सटेंट। एक्सटेंट क्या है? दैट विल बिकम 60,000 सेंटीमीटर क्यूब और 6 मीटर क्यूब। तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। And due to this increase in surface area, it leads to some special property which we'll study in the next classes. Now the next topic is classification of colloids.
कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन यहां पर हम 3 तरीके से स्टडी करेंगे। सबसे पहला, बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। वी कैन हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि जिसको डाला जाता है, जो कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, एंड डिस्पर्जन मीडियम, जिसके अंदर सॉल्यूट को डाला जाता है। Depending on the type, we will categorize the different types of colloids. Second classification will be based on the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. ये डिपेंड करेगा कि जो मीडियम है that is liking the dispersed phase or not. तो इसको पढ़ेंगे हम कि कैसे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एंड लास्ट टाइप विल बी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। जो हमने सॉल्यूट डाला है, जो डिस्पर्स्ड फेज है, वो किस तरह का है, कैसा उसका साइज है, छोटा है, बड़ा है, या क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। तो डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन होगा। नाउ लेट अस स्टडी वन बाय वन। यस बच्चों, एग्जांपल है डिस्पर्स्ड फेज। पहले हम 3 सॉलिड ले लेंगे, फिर 3 लिक्विड और फिर 2 गैस, और सॉलिड लिक्विड गैस डिस्पर्जन मीडियम हम वेरी करते जाएंगे। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि जो ऐड कर रहे हैं कोलॉइडल सिस्टम, वो कोलॉइड क्या है, सॉलिड है, मीडियम भी सॉलिड है जिसके अंदर उसको हम ऐड कर रहे हैं। सॉलिड में सॉलिड का कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाता है सॉलिड सोल, जैसे कलर्ड ग्लास, जेमस्टोन उसका एग्जांपल्स हैं। और अगर सॉलिड को लिक्विड में डाला जाए तो उसे सिंपल सोल कहेंगे। एग्जांपल है पेंट, सेल फ्लूइड। और अगर सॉलिड को गैस में डाला जाए तो उसे एरोसोल कहते हैं। जैसे स्मोक और डस्ट एक कोलॉइडल सिस्टम है, एक एरोसोल है। लिक्विड को सॉलिड में डाला जाए तो उसे जेल कहते हैं। ये सॉलिड का नेटवर्क होता है, इन बिटवीन लिक्विड ट्रैप होता है। दैट इज चीज, बटर एंड जेलीज आर द एग्जाम्पल। नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स आर, अगर डिस्पर्जन फेज लिक्विड हो, मीडियम जिसमें डाल रहे हैं वो भी लिक्विड हो, तो उसको एमल्शन कहते हैं। एग्जाम्पल मिल्क एंड हेयर क्रीम। लिक्विड को अगर गैस में डाला जाए देन इट इज कॉल्ड एरोसोल, जैसे फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड। जो मिस्ट है या फॉग है क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स, मॉइस्चर कहां होते हैं, एटमॉस्फेयर में। गैस हो सॉलिड में तो उसको सॉलिड सोल कहते हैं। टाइप्स ऑफ कोलॉइड इज सॉलिड सोल। प्यूमिस स्टोन, फोम रबर इज एन एग्जांपल। और अगर गैस को लिक्विड में डाला जाए तो उसे फोम कहते हैं, जैसे झाग होती है, फ्रोथ। व्हिप्ड क्रीम, सोप लादर, जो साबुन का झाग होता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन, which is based on nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. कई ऐसे कोलॉइडल सिस्टम बनते हैं जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज डालते हैं दे लव मीडियम, जिसकी वजह से क्या होगा, their solution get easily prepared. These dispersed phase particle are holding the medium, they are loving the medium, and thus their solution can readily be prepared. ऐसे कोलॉइडल सिस्टम को कहते हैं हम लायोफिलिक। These are लायोफिलिक कोलॉइड। जैसे एग्जांपल है गम, जेलेटिन एंड स्टार्च। मगर कई ऐसे कोलॉइड होते हैं जिसका सॉल्यूशन सिंपली डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डालकर नहीं बना सकते। उस केस में हमें एक ऐसे एजेंट की जरूरत होती है जो उनमें एक एनवेलप बनाए, जो उनको सॉल्यूशन में होल्ड कर सके। इट मींस
they are themselves liquid hating in nature. They don't attract the medium, so are called as lyophobic colloid. Lyo means liquid, phobic means hating. Lyophilic क्या था? Liquid loving. They are liquid hating. So their solution cannot be easily prepared. अगर हमें इसका सोल्यूशन बनाना है तो हमें इन कोलॉइड्स में एक ऐसा स्टेबलाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा जो इनको अट्रैक्ट करे और मीडियम के साथ बंद कर रहे. इट मीन्स they need a stabilizing agent for their preparation. They cannot be readily prepared. जैसे एग्जाम्पल है मेटल and their sulfides. These are the examples of lyophobic colloid. Now, what are the differences? The colloidal system in which the dispersed phase particles are liquid loving in nature and their solution can be prepared easily by mixing them. That is lyophilic colloid. Example gum, gelatin, starch. और इनका नेचर होता है रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का क्या मतलब हुआ कि अगर हम हीट करके सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दें और दोबारा से जो डिस्पर्स्ड फेज बचा है उसमें दोबारा से अगर डिस्पर्जन मीडियम डालें एंड वी शेक द सॉल्यूशन कैन रेडिली बी प्रिपेयर्ड. लायोफोबिक में क्या स्टडी किया कि दे आर लिक्विड हेटिंग. देयर सॉल्यूशन कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड. दे नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट. स्टेबलाइजिंग एजेंट मेक्स envelop around them and holds them in the मीडियम. ये इरिवर्सिबल होता है. ये रिवर्सिबल थे, इट इज इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल कैसे हुआ? अगर एक बार हमने हीट किया ये परत कट जाती है तो बाय सिंपली एडिंग द मीडियम वी कैन नॉट प्रिपेयर देयर सॉल्यूशन. तो एग्जांपल इसमें क्या पढ़े? मेटल एंड देयर सल्फाइड्स. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज based on the type of dispersed phase particle. Dispersed phase particle क्या हो सकता है? It could be multimolecular. Multi का मतलब होता है बहुत सारे. जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो इवन 1 नैनोमीटर से भी कम हैं आपस में जुड़ जाते हैं और 1 to 1000 नैनोमीटर साइज का पार्टिकल बना देते हैं, then this type of colloid is called as multimolecular colloid. Multi क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें अटैच्ड हैं और इनके बीच में वीक वेंडर वाल फोर्स होती है. जैसे गोल्ड, सल्फर. बहुत सारे सल्फर के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हों. इनिशियली देयर साइज इज स्मॉल बट व्हेन so many molecules combine together their size increases to colloidal range. सेकंड है मैक्रोमोलिक्यूलर. मैक्रो मतलब ऑलरेडी बड़ा होता है. यहां पर हमें पार्टिकल्स को एग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है. पार्टिकल्स आर देमसेल्फ लार्ज. उनका साइज खुद बड़ा होता है. देमसेल्फ लार्ज. किसकी रेंज में? कोलॉइडल पार्टिकल्स की रेंज में. जैसे स्टार्च बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, सेल्यूलोज, प्रोटीन. द मॉलिक्यूल्स आर देमसेल्फ ऑफ द कोलॉइडल रेंज. ये जो लीनियर चेन पॉलीमर्स हैं ये बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़कर एक लंबी चेन बनी है और इसमें कोलॉइडल रेंज डायमेंशंस आई है. And the third one is associated colloid. जैसे C17, S35, COONA. ये है बच्चों सोडियम स्टीयरेट. ये सोडियम स्टीयरेट अगर हम कंसंट्रेशन कम रखते हैं तो इट ब्रेक्स अप इनटू आयन एज
स्टीयरेट आयन एंड सोडियम आयन। 17 कार्बन की चेन है, सो वी आर मेकिंग इट जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर। ये लंबी कार्बन की चेन मैंने यहां पर दिखाई है। अभी ये सिंपल आयंस में ब्रेक हो रहा है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉर्मल कंसंट्रेशन पर ये एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट, नॉर्मल कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? जिसको सॉल्यूशन में डालें और आयंस में ब्रेकअप हो जाए। बट अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, if we take high concentration of this sodium stearate, it will furnish so many stearate ion. These stearate ion will combine together by their tail. इनकी जो नॉन पोलर टेल है, इसमें वैंडरवाल फोर्स बढ़ जाएगी। कार्बन्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे स्टीयरेट आयन आपस में कंबाइन हो गए एंड दे फॉर्म्स अ स्फेरॉइडल। ये पूंछ आपस में कनेक्ट हो गई। Now this will become a colloidal range particle. This is called as micelles or associated colloid.